ऑल राइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, अब जो नेक्स्ट डिजीज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एड्स। और एड्स का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि ये इन बिल्ड नहीं होता, ये इंसान एक्वायर करता है, कहीं ना कहीं से अपटेक करता है, लेता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी इसका मतलब इसमें इंसान का इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक तरीके से काम नहीं करता। ठीक है। नंबर 3, इसकी ये एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम एक प्रोलॉन्ग डिजीज कंडीशन होती है। ठीक है जी। सो एड्स का जो वायरस है, एक्वायर्ड का मतलब है कि आप इसे इनहेरिट नहीं करते। आप इसे इनहेरिट नहीं करते, आप इसे एक्वायर करते हैं। राइट। जो हमारे पास एड्स का वायरस है, ये एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस का मतलब होता है कि ये एक आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस नहीं है। जो बाकी वायरसेस हैं वो अपना डीएनए किसी अपने होस्ट की बॉडी में एंटर करवा कर खुद, तो जाहिर है इजी हो जाते हैं। वो जैसे इसको एंटर करवाते हैं तो फिर उनका वायरस हमारे या होस्ट की बॉडी के उनका डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ जाके मर्ज हो जाता है। मगर ये जो रेट्रो वायरसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना आरएनए होस्ट की बॉडी में डालते हैं, साथ एक एंजाइम डालते हैं, और इस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उस आरएनए को होस्ट की बॉडी में जाकर डीएनए में कन्वर्ट करता है। उस आरएनए को होस्ट की बॉडी में जाकर डीएनए में कन्वर्ट करता है और उसको ह्यूमन क्रोमोसोम्स में इनकॉर्पोरेट करवा देता है। एड्स का ये जो वायरस है, ये हमारे हेल्पर टी सेल्स के ऊपर जाकर अटैक करता है और हमारी बॉडी को सीवियरली डेफिशिएंट इन इम्यूनिटी कर देता है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वो ग्रेटली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये आपके सामने एड्स के वायरस की एक शेप है। इसमें बाहर प्रोटीन के कैप्सोमेर्स होते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, GP41 एंड GP120। और अंदर इसके आरएनए है, और आरएनए के साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट करता है आरएनए को डीएनए में। ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, डीएनए से आरएनए बनना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है आरएनए से दोबारा डीएनए बनना। हमें ये याद रखना है कि इसका पैथोजन जो है वो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है ये। जी हसन, बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आई वाज डूइंग 2025 का ही पास पेपर। हम्म। तो उसमें इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, आरएनए वायरसेस के बारे में, कि आरएनए वायरसेस जो होते हैं कैरेट के, उसके रिलेटेड क्वेश्चन था कि वो जो आरएनए है वो उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही थी, ट्रांसलेशन हो रही थी। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें जैसे कि आपने कह दिया था एक एंजाइम है, अदर देन द एंजाइम couldn't we write this as well कि जो आरएनए होता है वो डायरेक्टली इंटर होकर मॉडिफाइड हो जाता है टू फॉर्म मेच्योर आरएनए, और फिर मेच्योर आरएनए के आगे ट्रांसलेशन होती है। जी, होता ये है कि जो जब किसी जगह पर आपको मैसेंजर आरएनए मिल जाए ना, तो इसका मतलब वहां पर प्रोटीन्स बनने लगेंगी। मगर जब ये वायरस अटैक करता है किसी होस्ट की बॉडी को, ऐसे अटैक करता है, जब अपना ये न्यूक्लियर मटेरियल डालता है, होस्ट ना सिर्फ के वायरल प्रोटीन्स बनाता है, बल्कि वायरल डीएनए या वायरल आरएनए भी बनाता है, क्योंकि वो कंप्लीट वायरसेस को अपने सेल से रिलीज करता है। सो अगर आपके पास, हम ये कहते हैं कि खाली आरएनए आकर मॉडिफाई हो जाता है, उससे ट्रांसलेट होके वायरल प्रोटीन्स तो ज़रूर बनने लगेंगी, मगर उसके लिए आपको वायरल न्यूक्लिक एसिड्स भी चाहिए, यानी डीएनए और आरएनए भी चाहिए उसके लिए। और दूसरी बात ये कि आपके ये जो डीएनए होता है, इसको उसने होस्ट की डीएनए के अंदर जाकर चिपकाना होता है। इसलिए उस आरएनए से पहले डीएनए बनता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। दैट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, क्योंकि आरएनए का तो एक स्ट्रैंड है। और फिर वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ह्यूमन क्रोमोसोम्स में किसी भी जगह पर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। सर उसमें मुझे ये कंफ्यूजन आ रही थी, उसने क्वेश्चन में लिख दिया था कि ये जो आरएनए है इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती सेल के अंदर, ठीक डायरेक्ट है। ट्रांसलेशन होती है सर। ठीक है। अगर वो इस तरह के किसी क्वेश्चन में कंडीशन लगा देता है, फिर हम उसको अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। आप थोड़ा सा बॉदर कीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कीजिएगा,
ताकि मैं वो क्वेश्चन देख लूँ, फिर मैं उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा जी, तो इसके जो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है वो सीमेन से होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है, वेजाइनल फ्लूइड से होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान, और अगर इन्फेक्टेड ब्लड किसी ऑर्गेनिज्म को लग जाए, ठीक है, फिर क्या है कि कंटेमिनेटेड जो ये लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं, इनका, या अगर कोई ऐसी ड्रग्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर सिरिंजेस के जरिए कोई हीरोइन वगैरह या कोई ऐसी चीज़, तो फिर उनके सबसे पहले एड्स का टेस्ट किया जाता है जब इनको रिहैब सेंटर में डालते हैं, बिकॉज हाइपोडर्मिक सिरिंजेस को बार बार यूज़ करना जो है ना, उसके लिए, उसकी वजह से लोगों को ये एड्स जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा होता है, खासतौर पे वो लोग जो कि ये वाली ड्रग्स यूज़ करते हैं। फिर मदर से फीटस को भी एड्स हो जाता है, क्योंकि वायरस का साइज बहुत छोटा होता है, प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर जाता है, और एट द टाइम ऑफ बर्थ या उसके बाद जब वो मदर्स मिल्क कंज्यूम करता है तो भी ये हो जाता है। अभी एड्स में दो तरह के प्रोग्रेसर्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं फास्ट प्रोग्रेसर्स, और दूसरे को बोलते हैं स्लो प्रोग्रेसर्स। जो फास्ट प्रोग्रेसर्स होते हैं, जैसे उनकी बॉडी में एड्स वायरस दाखिल होता है, तो बेटे वो चंद हफ्ते में ही सिम्टम्स डेवलप कर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। मगर स्लो प्रोग्रेसर्स ऐसे होते हैं, उनकी बॉडी में एड्स वायरस 15-15 साल तक भी रहता है, मगर वो मार धाड़ नहीं करता, वो ऑर्गेनिज्म को किसी किस्म का सिम्टम नहीं देता, वो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। अलबत्ता अगर वो किसी और के साथ इंटरकोर्स करें तो उसको फास्ट प्रोग्रेशन हो सकती है। जी। इनहेरिट बेटा बेटा वो बीमारी होती है जो कि गैमेट्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाए। एड्स गैमेट्स में नहीं जाता, एड्स गैमेट्स पे नहीं जाता। तो ये वो वाली इनहेरिटेंस नहीं है जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है, ये लीनियर जो है ना वो जा रहा है। मदर एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म की तरह अपने बेबी को ट्रांसफर करती है। सो इट इज नॉट एन इनहेरिडिटरी सिंड्रोम। अच्छा जी। सो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं? फ्लू की तरह की सिम्टम्स आती हैं इसकी, और एक ऐसा फ्लू लग जाता है एक ऑर्गेनिज्म को जो ठीक होता ही नहीं है। लोग इनिशियली समझते हैं कि ये कॉमन फ्लू है, ये चंद दिनों में ठीक हो जाएगा, मगर जब वो कई कई हफ्ते फ्लू ठीक नहीं होता, तो फिर वो जब कॉन्शियस, फिर एड्स में प्रॉब्लम ये है कि चूंकि आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होती है, आपको जो भी बीमारी लगती है ठीक होती ही नहीं है, आपको जो भी बीमारी लगती है ठीक होती ही नहीं है। राइट। सो इसके अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि निमोनिया, टीबी, सर्टन तरह के कारपोसिस, सिरकोमास, कैंसर्स, डायरिया, वेट लॉस, स्वेटिंग, डेमेंशिया, ये सब कुछ एड्स की कॉमन सिम्टम्स में से है। ठीक है। इसकी टेस्टिंग के लिए बॉडी फ्लूइड्स को टेस्ट किया जाता है, जैसा कि ब्लड, सलाइवा या यूरिन वगैरह को, जिसमें देखा जाता है कि क्या हमारी बॉडी में एड्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मौजूद हैं या नहीं। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। इसकी रीजंस ऑफ ट्रांसमिटेंस क्या हैं? मेल्स में होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है जी, क्योंकि वो एक अननेचुरल एक्ट है सॉडमी, जिसके अंदर एनल जो कि कैपिलरीज होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं, और बॉडी फ्लूइड्स वहाँ से एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं। फिर ब्लड डोनेशंस हैं, ये इसकी वजह से जो है, अगर आप अन सेफ ब्लड डोनेशन करते हैं, नीडल शेयरिंग हो जाए, उसकी वजह से जो है ना ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक थेरेपी है, दैट इज कॉल्ड जाइडोव्यूडीन थेरेपी। जाइडोव्यूडीन एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जिसको थायमीन के रिप्लेसमेंट के तौर पर बनाया जाता है। ठीक है। और हम करते क्या है कि जाइडोव्यूडीन जैसी जो हमारी ये न्यूक्लियोटाइड है इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वो थायमीन की जगह जो वायरल जेनेटिक मटेरियल्स हैं उनके साथ जाके स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे जाकर अटैच हो जाती है, और उसको फर्दर रेप्लिकेट नहीं होने देती। सो कैसे एड्स को प्रिवेंट किया जा सकता है? सबसे पहले तो आपको नॉन प्रोमिस्कस सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए, स्टिकिंग टू 1 2 3 और 4 पार्टनर्स जो इस्लाम में जिसकी इजाज़त है। अगर आप वैसे ही रहते हैं, और अगर आपको हो भी जाएगा तो कम से कम मुआशरे में फैलेगा तो नहीं।
और अगर सब लोग एक दूसरे के साथ लॉयल एंड सिंसियर होंगे तो फिर देर इज़ अ वेरी लेस चांस कि ये फैले। फिर स्टिल अगर आप एक अनसेफ इनकाउंटर में जाते हैं तो यूज़ ऑफ कॉन्डम्स एंड फेमिडोम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉडी फ्लूइड जो है वो एक्सचेंज ना हो। फिर ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड की स्क्रीनिंग बड़ी ज़रूरी है, और अगर किसी को हो गया है फिर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बड़ी ज़रूरी है। उसको भी ऑनेस्टली बता देना चाहिए, या उसको रिपोर्ट करना चाहिए कि वो किस किस के साथ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, ताकि उनको भी फ़ोन मैसेज करके खुशखबरी सुना दी जाए कि तुसी भी अपने टेस्ट करा लो, गिफ्ट तो भी मिल चुका है। और ब्रेस्ट मिल्क जो है उसमें भी अगर किसी मदर से बेबी डिलीवर हो गया है और बाद में पता चला है कि उसको, वैसे तो अगर उसको होगा तो वो प्लासेंटा से भी क्या कहते हैं ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन स्टिल अगर बेबी डिलीवर हो गया है तो फिर उसको इन्फेक्टेड मदर का मिल्क बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, अगली जो बीमारी है, अगली जो बीमारी है दैट इज टीबी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस। और इसका जो पैथोजन है वो बैक्टीरियल है, और इसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस। ठीक है जी। और इसके मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। अच्छा जी, उसमें क्या है जी? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स या अनकुक्ड मीट या अनपेस्चराइज्ड मिल्क। इसीलिए इसको माइकोबैक्टीरियम बोविस कहा जाता है, क्योंकि गाय भैंसें जो हैं वो जब बैठती हैं तो वो गंद में बैठती हैं। ठीक है, वो कोई साफ सुथरी जगहों पर तो बैठती नहीं है। तो जब उनके अडर से मिल्किंग की जाती है, आप जितने मर्जी उनके अडर्स को साफ कर लो, वह वहां से ये जो टीबी का बैक्टीरिया है ये लाजमी दूध में मिक्स हो जाता है। और अगर आप कच्चा दूध पीते हैं, अगर आप उसको पेस्चराइज नहीं करते, तो फिर देर इज़ अ चांस के ये आपकी बॉडी में जा सकता है, या अनकुक्ड मीट है उससे भी जा सकता है। या अगर कोई आदमी जिसको टीबी है वो खांसता है, ठीक है, वो खांसता है तो उससे भी जो टीबी के जो, और दूसरा आदमी उसके पास सांस ले लेता है उसमें, तो वहां से भी ये ट्रांसफर हो सकता है। ये चंद हफ्ते से लेके कई साल तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। प्राइमरली तो ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है, मगर ये जब फैल जाता है बहुत ज़्यादा तो फिर ये लिम्फ नोड्स में, बोन्स में और गट तक में चले जाता है। इसके अंदर इंसान को बहुत ज़्यादा खांसी होती है। इंसान जो है वो ब्लड कफिंग करता है, जब वो खांसता है तो उसमें से उसको खून आने लगता है। ठीक है जी। और उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ता है और सीवियर वेट लॉस होता है। अच्छा जी। अब टीबी का एक बहुत बड़ा जो क्या कहते हैं चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि टीबी का जो एंटीबायोटिक्स का टाइम है वो बहुत लंबा है। तकरीबन 9 मंथ्स तक जो इसकी एंटीबायोटिक है वो देनी पड़ती है। ठीक है। और लोग आमतौर पे जो एंटीबायोटिक है वो इतने 9 महीने के, इधर लोग 5 दिन एंटीबायोटिक नहीं खाते, वो कंज्यूम नहीं करते सही तरीके से। इसकी वजह से जो टीबी है वो ट्रीट नहीं हो पाती, और आहिस्ता 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 जो अवेलेबल एंटीबायोटिक्स होती हैं लोग उनसे रेजिस्टेंट हो जाते हैं और काम ठीक तरीके से करते नहीं। सो उसकी वजह से इसको काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और ड्रग रेजिस्टेंट वैरायटीज जो हैं वो इनकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती हैं। सो अब बेटे जो अगली चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है एंटीबायोटिक्स, और ये इसका इन्फेक्शियस डिजीज का दूसरा पार्ट है। इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे।
एक तो ये कि किस तरह से एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे एक्ट करती हैं। बेटा हम कॉलरा के लिए एंटीबायोटिक इसलिए नहीं ले सकते कि कॉलरा का जो बैक्टीरिया है वो हमारे गट का बैक्टीरिया है। वो हमारी गट के अंदर जाता है और वो ब्लड का एक्सपोजर ही नहीं लेता। एंटीबायोटिक हमारे ब्लड में डिजोल्व होती है और जो पैथोजन हमारे ब्लड में जाता है उसके ऊपर इफेक्ट करती है। तो इसीलिए कॉलरा के लिए हम एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या कहते हैं इतनी कारगर नहीं होती या वैक्सीनेशन उसके लिए इतनी कारगर नहीं होती है। लेकिन चूंकि वो एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया को किल करने में एंटीबायोटिक यूज होती है, हाँ कॉलरा की वैक्सीनेशन नहीं होती क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए जो प्लाज्मा सेल्स और एंटीबॉडीज हैं वो ब्लड में होते हैं। अच्छा, अभी हम दो बातें करेंगे। एक तो हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं उसको रिड्यूस करने के। और दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि पेनिसिलिन जो है वो किस तरह से काम करती है। लेट्स टॉक अबाउट इट। For these antibiotics, number one, we need to know the mechanism of action of antibiotics. We need to know how penicillin acts on bacteria and why antibiotics do not affect virus. Okay? और उसके बाद we are going to talk about the consequences of antibiotic resistance and the steps that can be taken to reduce its impact. कि इसके क्या consequences होते हैं और हमें क्या ऐसे steps लेने चाहिए. Am I audible to all of you? Hello? Am I audible बच्चों? जी सर। हेलो। होते हैं वो दो होते हैं प्यारे बच्चों। एक में हमारे पास पेन किलर्स आते हैं और ये पेन किलर्स दो तरह के होते हैं। वन टाइप इज कॉल्ड एनाल्जेसिक्स एंड द अदर टाइप इज कॉल्ड एनेस्थेटिक्स। वी हैव एनाल्जेसिक्स एंड एनेस्थेटिक्स। एनाल्जेसिक्स वो होते हैं जो पेन को रिलीव करते हैं विदाउट कॉजिंग नमनेस। पेन रिलीव करते हैं विदाउट कॉजिंग नमनेस। और एनेस्थेटिक्स ये वो होते हैं प्यारे बच्चों जो कि हमें नम कर देते हैं, ये एनेस्थीसिया से निकले हुए। और जो दूसरी टाइप्स है दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। अब ये जो वर्ड है एंटीबायोटिक्स, progress, 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 progress. If you have any question, you can send that. If you have पता चला था, वो ऐसे पता चला था कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जो कि ग्रो कर रहे थे बैक्टीरिया को। He was growing bacteria on a petri plate. अचानक से over a weekend उन्होंने देखा कि there was such a growth on their petri plates, on their agar medium, जिसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया। और जहां जहां तक ये थी वहां वहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सके। उनको लेटर ऑन पता चला कि ये एक फंगल इन्वेजन थी। यहां पर एक फंगस उगाया था और उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम। और ये फंगस जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था, जो इन बैक्टीरिया को किल कर रहा था, दैट केमिकल वाज पेनिसिलिन। And this was a big breakthrough in the field of biological sciences.
जब पता चला कि पेनिसिलिन होती है। ये एंटीबायोटिक्स, जैसे यहां पर हमने इस पेनिसिलिन की बात करें, तो पेनिसिलिन हमें नेचर में नेचुरली ऑकरिंग नजर आती है। ये केमिकल्स मुख्तलिफ फंगस डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे यूज करते हैं अगेंस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स जो उनके साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं, जो उनके साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं, जो उनके साथ कंपीट कर रहे होते हैं। ऑलराइट, अब ये सिर्फ जो एंटीबायोटिक्स है सिर्फ फंगस ही प्रोड्यूस नहीं करता, बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, और उनको बोलते हैं बैक्टीरियोसिन्स। इनको बोलते हैं बैक्टीरियोसिन्स, जो बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, बनाते हैं। सो अब हमें यह देखना है कि एंटीबायोटिक्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है। फर्स्ट, ये आपकी बुक की स्लाइड है, लेट्स सी कि एंटीबायोटिक होती क्या है। तो एंटीबायोटिक एक ऐसी ड्रग होती है जो स्टॉप करती है या किल कर देती है बैक्टीरिया को। अगर कोई ऐसी एंटीबायोटिक है जो ग्रोथ को स्टॉप कर रही है तो हम उनको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है जी, वो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है जो किल नहीं करती, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। और इसके लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो होस्ट है, ये होस्ट के अपने सेल्स को हार्म ना करे, हमारे सेल्स को हार्म ना करे। हम पर अटैक करने वाले जो बैक्टीरिया हैं ये सिर्फ उन बैक्टीरिया को ही किल करे। अभी ये जो एंटीबायोटिक्स है, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने भी आपको बताया। और बैक्टीरियल इंफेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हमारे पास अब वाइड वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स आ चुकी है। ठीक है जी, जिसको कि हमने लैब में सिंथेसाइज कर लिया है, जिनका हमने केमिकल सिंथेसिस कर लिया है, जिनको प्रोड्यूस करवाने के लिए, जिनका हमने केमिकल सिंथेसिस कर लिया है, जिनको प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें बार बार ऑर्गेनिजम्स को कल्चर नहीं करना पड़ता। वी डोंट नीड टू कल्चर ऑर्गेनिजम्स, उनको प्रोड्यूस करवाने के लिए वो हमें वैसे ही मिल जाती है। अभी हमें ये देखना है कि एंटीबायोटिक्स वर्क कैसे करती हैं। जब मैं आपको इसकी लेक्चर वीडियोस भेजूंगा इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ एंटीबायोटिक्स वर्क। नंबर वन, सबसे पहला काम ये क्या कर सकती हैं, इनको बेसिकली किसी ग्रोथ एस्पेक्ट को, इनको उनके किसी ग्रोथ एस्पेक्ट को या उनके मेटाबॉलिज्म के किसी एस्पेक्ट को टारगेट करना होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। नंबर वन, हो सकता है कि वो बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को हिंडर कर दे। आपको पता है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, दे आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन्स। ये कैसे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन्स से बनी भी होती है। और ये पेप्टिडोग्लाइकेन्स की सेल वॉल बैक्टीरिया के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रही होती है। नंबर टू, अभी जब वो एंटीबायोटिक इसकी सेल वॉल को ब्रेक कर देगी तो बैक्टीरिया वल्नरेबल हो जाता है डेथ के लिए। नंबर टू, एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं, आपको पता है कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन में ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, और इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं।
जो चैनल प्रोटीन्स हो सकती है, जो कि दूसरी ट्रांसफर प्रोटीन हो सकती है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकती हैं। अभी जब ये इन इन प्रोटीन्स के ऊपर अटैक कर दिया जाए, इन प्रोटीन्स को डैमेज कर दिया जाए, ऑल्टर कर दिया जाए, तो क्या होता है उससे? उससे भी बैक्टीरिया की डेथ वाकई हो जाती है। बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो पार्शियली परमिएबल नहीं रहती, और जब ये उस बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पार्शियली परमिएबल नहीं रहती प्यारे बच्चों, तो वो बैक्टीरिया भी किल हो सकता है। अच्छा जी, अगली बात, एंजाइम एक्शन। वो हो सकता है कि उस बैक्टीरिया के किसी खास एंजाइम को हिंडर कर दे। हेलो जी, वो हो सकता है कि उसके किसी एंजाइम को हिंडर कर दे और उसको कोई इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रोल प्ले ना करने दे, कोई इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रोल प्ले ना करने दे, उसकी डीएनए सिंथेसिस को, उसकी रिप्लिकेशन को स्टॉप करवा दे, बैक्टीरिया अपने डीएनए को ही सिंथेसाइज ना कर सके, या उसकी प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर, यानी उसकी जो ट्रांसलेशनल मशीनरी है, उसकी ट्रांसलेशनल मशीनरी है, वो उस ट्रांसलेशनल मशीनरी को अफेक्ट कर दे। जरा यहां पर गौर कीजिएगा, ये मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स उन्होंने बनाई हैं और उन्होंने आपको तरीकाकार बताया कि मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स किस तरीके से अफेक्ट करेंगी हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को। देखिए, नोट कीजिएगा, देखिए यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर्स के नाम, यू डोंट नीड टू मेमोराइज दीज नेम्स। तो हमारे पास ये कुछ टाइप्स की प्रोटीन्स है जो कि क्या करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना शुरू कर देती हैं, उसके राइबोसोम्स पे जाकर अटैच हो जाती हैं। देन देयर आर सम सल्फर ड्रग्स जो कि इनके मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं उनको इफेक्ट कर देती हैं। देन देयर आर सम ड्रग्स, देयर आर सम एंटीबायोटिक्स जैसे कि रिफेम्पिसिन है, वो क्या करती है, वो आरएनए पॉलीमरेज को जाकर खराब कर देती है, जिससे प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए रुक जाती है, एमआरएनए रुकना स्टॉप हो जाती है। फिर देन देयर आर सम ड्रग्स जो कि इंटरफेयर कर लेती हैं इसके डीएनए के सिंथेसिस मैकेनिज्म्स के साथ, इंटरफेयर विद द डीएनए रेप्लिकेशन थिंग। देन देयर आर सम टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जो कि मेम्ब्रेन को इनहिबिट करती हैं, और बहुत सी टाइप्स ऐसी हैं जो कि इसकी सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, और उन्हीं में से जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली है, उन्हीं में से एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है पेनिसिलिन। सो हमें अभी जो हमारा पहला गोल है वो अचीव करना है, और हमें ये जानना है कि पेनिसिलिन किस तरीके से बैक्टीरिया को किल करती है। हम ये जानते हैं कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई है, और पेप्टिडोग्लाइकेन्स के अंदर, ये पेप्टिडो का मतलब है पेप्टाइड्स यानी अमाइनो एसिड्स, और ग्लाइकेन्स का मतलब है शुगर्स। तो दे आर अमाइनो एसिड्स और ग्लाइकेन्स का मतलब क्या है, शुगर्स। सो इनके दरमियान क्रॉस लिंक्स होते हैं, दे हैव अ क्रॉस लिंक्स बिटवीन देम। अब पेनिसिलिन क्या करती है, पेनिसिलिन ऐसे एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती है जो इन क्रॉस लिंक्स को बनवाते हैं, और ये सिर्फ उसी वक्त एक्टिव होते हैं जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब ये कि बैक्टीरियल सेल अपना साइज इंक्रीज कर रहा है,
बैक्टीरिया की ग्रोथ का मतलब ये है कि बैक्टीरियल सेल अपना साइज इंक्रीज कर रहा है। अब जब वो अपना साइज इंक्रीज करता है तो बैक्टीरिया एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है ऑटोलाइसिन्स, जो कि उनकी सेल वॉल में होल्स करते हैं ताकि वो स्ट्रेच करे और ग्रो करे। ठीक है जी। सो ऑटोलाइसिन्स क्या होता है, यहां पर क्या होते हैं कि जब पेनिसिलिन इन एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती है, ठीक है जी, तो क्या होते हैं, ऑटोलाइसिन्स कीप ऑन मेकिंग होल्स एंड न्यू क्रॉस लिंक्स आर नॉट फॉर्म्ड। वो ऑटोलाइसिन्स होल्स करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बना के दिखाता हूं कि अगर ये आपके पास पूरे का पूरा एक क्रॉस लिंक्स का मैट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैट ऑफ क्रॉस लिंक्स। अब ऑटोलाइसिन्स का काम क्या है, जगह जगह होल्स पंच करते रहना, जिससे इसको स्ट्रेच करने का मौका मिलता है। इसकी वजह से इसको ओवरऑल स्ट्रेच करने का मौका मिलता है। जब ये स्ट्रेच करके ऐसे बड़ी होती रहती है तो उसके बाद जो एंजाइम, दूसरा एंजाइम है, वो क्या करता है, वो दोबारा ये क्रॉस वॉल्स बनाता रहता है। अब ये जो क्रॉस वॉल्स बनाने वाला एंजाइम था, उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। The enzyme which was required to for building of cross walls is inhibited, and the ones which is जो ऑटोलाइसिस है जो कि इस क्रॉस वॉल्स को ब्रेक करते हैं वो एक्टिवेटेड रहते हैं। लिहाजा क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रो करने की बजाय वीक हो जाता है। जो हमारे बैक्टीरिया है ये ग्रो करने की बजाय उल्टा वीक हो जाता है। नो नो, ऑटोलाइसिस बेटे, वहां आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऑटोलाइसिस पेनिसिलिन के एक्शन से रिलीज होते हैं? नहीं, बैक्टीरिया जब ग्रो कर रहा होता है तो वो ऑटोलाइसिस को नेचुरली सिक्रीट करता है ताकि वो इसकी जो सेल वॉल है उसको थिन करे और ये ग्रो कर जाए, ये फूल जाए, अपने सराउंडिंग में से वाटर अपटेक कर ले, ये फूल जाए और अपने सराउंडिंग में से वाटर अपटेक कर ले। ऑटोलाइसिन वैसे ही रहते हैं, लेकिन ये यानी कि ऑटोलाइसिन ब्रेकर है और जो एंजाइम्स मेकर होते हैं उनको पेनिसिलिन इनहिबिट कर देती है। मेक नहीं करने देती, ब्रेकिंग होने देती है खुद ही। सो अपनी ग्रोथ फेज में ही बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है। अभी हमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ना है और वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बेटे आप लोग इस बात को जानते हैं कि जब आप बीमार पड़ते हैं आपको डॉक्टर एक एंटीबायोटिक की डोज देते हैं, एंड दैट डोज इज सेड टू बी द लीथल डोज। ये जो लीथल डोज होती है ये आपके एज, आपकी टाइप ऑफ इंफेक्शन, आपका बॉडी साइज, आपकी जेंडर और आपकी फिजिकल ओवरऑल कंडीशंस को देखकर सेट की जाती है लीथल डोज। अब इस लीथल डोज का एक स्पैन होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका स्पैन है 5 डेज। अभी जब आप ये लीथल डोज लेना शुरू करते हैं, अभी जरा पहले मैं आपको बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर समझाता हूं। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में बेटे हमारे पास ये बाहर सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, खूबसूरती के लिए एक इसका फ्लैजिला भी बना देते हैं, सेंटर में इसका डीएनए है और साइड्स पे इसके पास छोटे छोटे प्लास्मिड्स हैं।
ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं बेटे, अगर इन प्लाज्मिड को मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, प्लाज्मिड को बड़ा करके दिखाऊं और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वो ये है कि इन प्लाज्मिड्स के ऊपर एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट जीन्स मौजूद होते हैं। इन प्लाज्मिड्स के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया के ये जो प्लाज्मिड्स हैं, इनका साइज बहुत छोटा है और इनकी पोजीशन आउटसाइड दी वॉल्स की तरफ है। इनकी पोजीशन कहाँ है बच्चों? आउटसाइड वॉल्स की तरफ है, जिसकी वजह से इनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इम्पैक्ट मिलता रहता है। अभी जब इनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इम्पैक्ट मिल रहा होता है प्यारे बच्चों, तो साथ ही साथ एक और चीज भी है कि प्लाज्मिड ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया दे जस्ट लव टू शेयर। बैक्टीरिया दे लव टू शेयर प्लाज्मिड्स। अगर यहां कोई और बैक्टीरिया है और अगर हमारे इस बैक्टीरिया के पास एक ऐसा प्लाज्मिड है जो एंटीबायोटिक एक्स के लिए रेजिस्टेंट हो गया है, ये फटाफट क्या करेगा? इसको आवाज देगा, यहां पर एक ट्यूब बनाएगा। इस ट्यूब को बोलते हैं पिलाए या पाइलस। अगर एक से ज्यादा हो तो इसको पिलाए बोलते हैं, और इसका पूरा वर्ड है सेक्स पाइलस या सेक्स पिलाए। अभी ये भी बैक्टीरिया बड़ा अच्छा है, पूरी अपनी लाइफ जी रहा है, सही मजे कर रहा है, लेकिन ये बैक्टीरिया क्या करेगा? ये बैक्टीरिया कहेगा कि चूंकि मेरे पास एक यूनिक एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट जीन मौजूद है, व्हाई नॉट कि मैं इसको शेयर कर लूं। तो वो उसको शेयर कर लेगा। ये जब बैक्टीरिया इसके साथ प्लाज्मिड को शेयर करेगा बेटा, यहीं से बात दोबारा करेंगे, अभी लास्ट मिनट रह गया है।